कोहेरेंट सोर्स और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। कोहेरेंट सोर्स पूरा है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में भी और भी बात करना। तो कोहेरेंट सोर्स क्या होता है? कोहेरेंट सोर्स उस सोर्स को कहते हैं जिसका खुद का अपना लाइट नहीं होता, लेकिन दूसरे के लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, दूसरे के लाइट को सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ बना के भेजता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं कि मून इज द कोहेरेंट सोर्स। मून का अपना लाइट नहीं होता, लेकिन सन के लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो उसको हम कोहेरेंट सोर्स कहते हैं। आ रही बात समझ में? वैसे यहां कोहेरेंट सोर्स क्या है? तो कोहेरेंट सोर्स के बारे में यंग्स नाम का साइंटिस्ट ने बताया। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्या करने वाले हैं? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट सबसे बड़ा, वेव ऑप्टिक्स का सबसे मेन पार्ट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है। वेव ऑप्टिक का सबसे मेन पार्ट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है। यानी कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट खत्म हो जाएगा तो वेव ऑप्टिक्स में एक क्लास बचेगा, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ज्यादा कुछ नहीं बचेगा। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट शुरू करने के पहले दो टॉपिक का जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, एक कोहेरेंट सोर्स और एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगर ये दोनों टॉपिक हम समझते हैं तो हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को बड़ा इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, तो थ्योरी क्लास है आज का, ध्यान में रखना। अभी तक तो न्यूमेरिकल्स इसलिए नहीं आया कि कोई फॉर्मूला मिला नहीं वैसा। हाँ, आज के क्लास के बाद फॉर्मूला मिलेगा जिससे न्यूमेरिकल्स बनेगा। देखो ध्यान देना। तो सबसे पहले बाबू कोहेरेंट सोर्स क्या है? कोहेरेंट सोर्स जिसका डिफिनेशन यहां लिखा हुआ समझिए, बड़ा इजी है, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। देखिए समझते हैं कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, देखो तो कोहेरेंट सोर्स सबसे पहले हम लोग समझते हैं। देखो क्या लिखें, टू सोर्सेस ऑफ लाइट इज सेड टू बी कोहेरेंट। लाइट के दो सोर्स को कोहेरेंट बोलेंगे इफ दे इमिट लाइट ऑफ या वेव्स ऑफ, यहां लाइट ऑफ लिखे हैं, वेव्स ऑफ भी बोल सकते हैं। इफ दे इमिट्स वेव्स ऑफ, लाइट वेव्स ऑफ ज्यादा बढ़िया रहेगा, वेव्स एंट्री करते हैं। इफ दे इमिट लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एंड इन सेम फेज और हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस। यानी कि दो सोर्स ऑफ लाइट को हम कोहेरेंट बोलेंगे यदि वो कैसा वेव को इमिट करेगा, उस तरह के वेव को जिसका फ्रीक्वेंसी सेम हो, जिसका वेवलेंथ सेम हो, फेज सेम हो या फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो। कोहेरेंट सोर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ए सिंगल पेरेंट सोर्स। बात नहीं करो, सिंगल पेरेंट सोर्स माने मान लो ये कोई पेरेंट सोर्स है, बल्ब है, कुछ भी है, यहां से लाइट इस फॉर्म में निकल रहा है। ऐसा फॉर्म का मतलब को बताए थे, अगर ये कोई सॉलिड लाइन ऐसे बोलता है, इसका मतलब है ना, ये जो क्रेस्ट रफ होता है ना,
देखो ये जो क्रेस्ट ट्रफ के फॉर्म में लाइट निकलता है, ये ऊपर वाला पार्ट क्रेस्ट और ये ट्रफ, क्रेस्ट और ट्रफ। तो ये जो होता है ना, उसको हम इस तरह के सॉलिड लाइन से दिखाते हैं, वो क्रेस्ट कहलाता है। और जो डाउन वाला वेव्स का ये साइन है, इसको हम ट्रफ करके इस तरह का लाइन दिखाते हैं। तो सॉलिड क्रेस्ट ट्रफ के फॉर्म में लाइट निकल रहा है। तो ये लाइट निकल रहा है एक ऐसा व्यवस्था कि ये यंग्स नाम के साइंटिस्ट ने इस अरेंजमेंट को किया। ध्यान से समझना। अब आप समझो कि यह एक पूरा पैक्ड है, मतलब एकदम ही पैक्ड है, खुला नहीं है, बिल्कुल से पैक्ड है। यानी कि ये जो हम पेरेंट सोर्स से लेकर के बात कर रहे हैं, वो एकदम यहां से ये पूरा ऐसे पैकिंग किया हुआ, और पैकिंग किया हुआ ये दोनों, ये ओपेक मटेरियल प्लास्टिक्स हो सकता है, कुछ ऐसा है जो अपारदर्शी है, मतलब लाइट इसको पार करके इधर नहीं जाए, ऐसा ओपेक मटेरियल रखे यहां, इस तरह का व्यवस्था किए, और ये दो ठो गैप बना दिए। इस गैप को स्लिट कहते हैं। स्लिट का मतलब गैप। स्लिट शब्द जो आ रहा है बार बार, स्लिट्स, SLITS, स्लिट्स। स्लिट्स का मतलब ये स्लिट नहीं है, ये स्लिट नहीं, ये स्लिट नहीं, ये जो गैप दिखाई दे रहा है वो स्लिट्स है। तो S1 और S2 दो गैप है, और यही S1 S2 स्लिट्स है। क्या है वो? स्लिट्स है। S1 S2 स्लिट्स है। अब यहां से पेरेंट सोर्स से जो लाइट निकला, जब ये दोनों गैप, अब कोई और जगह है ही नहीं कि लाइट निकले, इसको ना बड़ा नुकीला टाइप का बनाते, इस तरह से शार्प बनाते हैं, तीखा बनाते, गैप कम रखते कि लाइट वहां से निकले। अब यही गैप है, लाइट निकलने का बाहर और कोई साधन नहीं है, तो लाइट इस गैप से निकल रहा। अब जो गैप से लाइट निकलेगा ना, उस लाइट का फ्रीक्वेंसी सेम होगा, वेवलेंथ सेम होगा, फेज सेम होगा, फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा। ये जो गैप से निकल रहा उस लाइट का, इस लाइट का नहीं, जो गैप से निकल रहा। तो जो गैप है, जो स्लिट्स है, उस लाइट का फ्रीक्वेंसी को सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम फेज या सेम फेज डिफरेंस कहता है। इसलिए हम उस स्लिट्स को S1 S2 को स्लिट्स कहते हैं, और वो है कोहेरेंट सोर्स। तो ज्यादा कुछ डिफिनेशन नहीं बोले, स्लिट्स S1 एंड S2 आर सेड टू बी कोहेरेंट सोर्स। स्लिट S1 और S2 को क्या बोलेंगे हम लोग? कोहेरेंट सोर्स कहेंगे। समझ में आ रहा बात ना? दिस इज द कोहेरेंट सोर्स। सिंपल है बात, क्लियर हो गया कोहेरेंट सोर्स क्या है। मतलब ऐसे हम लोग डायग्राम में दिखा, चाहो तो इसको ऐसे क्लोज भी कर सकते हो, गैप बना सकते हो पूरा, लेकिन चलो कोई बात नहीं समझने के लिए। तो ये हो गया कोहेरेंट सोर्स। अब क्या होगा, जो लाइट निकलेगा बाहर में, वो लाइट एक दूसरे में मर्ज करेगा, वेव का मर्ज होगा, माने वेव मिलेगा हवा में। अब आप सोचो, यहीं इस रूम में आप कोई टेलीविजन चैनल स्टार्ट करो, तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है। स्पोर्ट्स देखना है तो स्पोर्ट्स का चैनल शुरू करो, मूवी देखना, मूवी का शुरू करो। तो जो भी स्टार्ट करोगे साउंड तो उसी का आएगा ना। तो एक्चुअल में क्या, वहां पे ट्रांसड्यूसर लगा हुआ एक डिवाइस होता है, जो क्या करेगा ना, फ्रीक्वेंसी फिल्टर करके देगा। आप जो चैनल करे उसका फ्रीक्वेंसी मिलेगा, लेकिन वो डिवाइस लगा हुआ टेलीविजन में जो फिल्टर करके दे रहा, रेडियो में लगा हुआ जो दे रहा है, लेकिन हवा में तो मर्ज कर रहा ना। मतलब अगर इस रूम में एयर है तो हर एक चैनल पकड़ेगा, यानी कि जो वेव का फ्रीक्वेंसी वो एयर में तो मर्ज कर रहा। तो वेव्स को हवा में मिलने को ही हम सुपरपोजिशन कहते हैं। मतलब सुपरपोजिशन का मतलब है दो या दो से अधिक वेव का मिलना। तो देखो क्या लिखें, अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अगला टॉपिक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू और मोर वेव्स, दो या दो से अधिक वेव्स का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट माने परिणाम क्या है, तो द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू और मोर वेव्स इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ, वो वेक्टर सम होगा, किसका वेक्टर सम होगा? इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस बाय टू और मोर वेव्स। जो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट होता है, जो दो या दो से अधिक वेव का इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट होता है, उसका वेक्टर सम रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा। अभी क्या बोले हम, इफ y1 y2 y3 डॉट डॉट yn be the individual displacement produced by waves, then resultant displacement y is equal to y1 plus y2 plus y3 plus dot dot yn, सबका वेक्टर सम के बराबर होगा। आ रही बात समझ में? अब ये सुपरपोजिशन दो तरह का होगा। क्या होगा? दो तरह का होगा। इधर क्या लिख लिए हैं पूरा, ये लिख लिए हैं इधर ना, तो लिखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ सुपरपोजिशन। लिखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ
टू टाइप्स ऑफ सुपरपोजिशन। भाई ये सुपरपोजिशन दो तरह का होता है। कौन कौन होता है देखो, पहला होता है कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। क्या होता है पहला? कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। अब ये क्या होता है देखो, दो तरह का होता है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव, एक होता है डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, तो पहला जो सुपरपोजिशन है हम उसको बोल रहे हैं कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। ठीक है, समझे? कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। अब ये क्या होता है, लिखो इसमें डैश देकर के साथ में लिखते चलो, बिल्कुल समझ में आएगा। देखो, when two waves of same frequency or wavelength superimpose on each other in a phase। देखो हम बोल रहे हैं when two waves of same frequency और wavelength superimpose on each other in a phase। in a phase का मतलब देखो क्या होता है, that is crest fall on another crest and trough fall on another trough। देखो, then सुपरपोजिशन इज कंस्ट्रक्टिव। देखो हम ऐसा बात करते हैं, जब दो वेव्स होगा जिसका सेम फ्रीक्वेंसी होगा या वेवलेंथ होगा और वो एक दूसरे पर सुपर इंपोज करेगा इन ए फेज। इन ए फेज का मतलब हो गया कि क्रेस्ट फॉल ऑन अनदर क्रेस्ट एंड ट्रफ फॉल ऑन अनदर ट्रफ, तो उसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। क्या बोलेंगे उसको? कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। ठीक है, आ रहा बात समझ में? तो कंस्ट्रक्टिव का मतलब हुआ क्रेस्ट पर क्रेस्ट जाएगा और ट्रफ पर ट्रफ जाएगा। अब डायग्राम देखिए कंस्ट्रक्टिव का, सिंपल है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन इस तरह का होता है। देखो दिखाई दे रहा है, देखो ऐसा, जैसे मान लो मेरे पास हम वेव बना रहे, ध्यान देना, बहुत ईजी। ये जैसे हम बोलते हैं ना कि एक y1 है, ऐसे ये y1 गया, एक हम बोलते हैं ये दूसरा y2 गया, तो एकदम एक ही जगह से जा रहा है। देखो ऐसे, यानी कि दोनों का ये पॉइंट बिल्कुल सेम। अगर यहां मैक्सिमम है तो यहां भी मैक्सिमम है, यहां मिनिमम है तो यहां भी मैक्सिमम, जीरो है तो जीरो है। अगर टाइम के साथ हम बनाए तो इसको कहते हैं सेम फेज। क्रेस्ट क्रेस्ट के तरफ है, ट्रफ ट्रफ के तरफ है, इसको बोलेंगे सेम फेज है। अगर इसका डिस्प्लेसमेंट y1 है और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, y2 है, तो इसका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, देखो इसका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, वो होगा y बराबर y1 प्लस y2। क्या होगा? y बराबर y1 प्लस, और उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट को देखो ऐसे दिखाएंगे, यहीं से एक ठोर निकालेंगे और y दिखा देंगे ऐसे। देखो ये इसको थोड़ा डार्क कर देंगे दो बार, इसको थोड़ा दो बार ऐसे डार्क कर देंगे। जे हो गया रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y, और y बराबर हो गया y1 प्लस। तो इस तरह के सुपरपोजिशन को हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। क्या बोलेंगे इसको? तो दिस इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। तो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन का मतलब यही होता है। लिखिए इसको, बनाइए। दूसरा देखिए, दूसरा है डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन।
when two waves of same frequency or wavelength superimpose on each other out of phase. आउट ऑफ फेज का मतलब है कि डेट इज क्रेस्ट फॉल ऑन अनदर ट्रफ एंड ट्रफ फॉल ऑन क्रेस्ट, देन सुपरपोजिशन इज डिस्ट्रक्टिव. देखो मतलब देखो डिस्ट्रक्टिव का, ठीक है. देखो तो डिस्ट्रक्टिव का मतलब बताएं कि टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर आउट ऑफ फेज. आउट ऑफ फेज का मतलब है क्रेस्ट फॉल ऑन अनदर क्रेस्ट एंड ट्रफ फॉल ऑन अनदर ट्रफ. तो सुपरपोजिशन को डिस्ट्रक्टिव बोलेंगे. इसका मतलब क्या हुआ? देखो मतलब ये हुआ, ऐसा देखो यहां अगर एक हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे ही बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि दो ही बनाए, दो तीन भी बना सकते हैं ऐसे. तो दूसरा देखो इसका उल्टा जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इसे इधर से जा रहा है, ऑपोजिट साइड से जा रहा है. अरे बात समझ में, सेम फेज में नहीं जा रहा, वो उसका डायरेक्शन उधर है तो इसका डायरेक्शन नीचे तरफ से. तो इस तरह के सुपरपोजिशन को डिस्ट्रक्टिव बोला जाएगा. क्या बोला जाएगा? अब ये y1 है प्लस में तो y2 माइनस हो जाएगा. तो यहां जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, वो क्या होगा? वो होगा y बराबर y1, दिखाई दे रहा, y बराबर y1, यहां लिख देते बगल में. जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो y बराबर होगा y1 प्लस माइनस y2, और ये हो जाएगा y1 माइनस y2, यानी इसमें माइनस का साइन दिया. और आप बोलोगे कि सर इसमें रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आप दिखाइए, तो देखो क्या करेंगे, यहां से ऐसे दिखाएंगे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट. ये थोड़ा डार्क कर देंगे इसको, ऐसे जे वाला लाइन को ऐसे दिखाएंगे, और ये हो गया तुम्हारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से. ठीक है, अरे बात समझ में, यानी ये हो गया y. ठीक है, तो दो तरह का आपके पास टू टाइप्स का सुपरपोजिशन मिला. कौन कौन मिला टू टाइप्स का सुपरपोजिशन? एक मिला कंस्ट्रक्टिव और दूसरा क्या मिला? डिस्ट्रक्टिव. एक मिला कंस्ट्रक्टिव और दूसरा क्या मिला? डिस्ट्रक्टिव. एक कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, दूसरा डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन. लिखिए, इंटरफेरेंस शुरू कर रहे हैं, लिखिए, नोट करिए. इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. हाँ, तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, देखो जी ध्यान देना क्या बोल रहे हैं. अब ये जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट स्टार्ट हो रहा है, तो वेव ऑप्टिक्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो शुरू हो. और आपको बता दें हम कि वेव ऑप्टिक्स में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इंटरफेरेंस, सुनिए बात क्या बोले, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ना, जिसमें डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक क्लास का टॉपिक है. डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक क्लास में होता कंप्लीट, और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में 3 क्लास लगेगा. अरे बात समझ में, हो सकता है 3 क्लास से ज्यादा भी, ऐसे 3 1 4 से 5 क्लास, मतलब 5 क्लास वेव ऑप्टिक्स हमारा बचा हुआ. आधी बात समझ में. तो 5 क्लास में हम यहां से हम 4 से 5 क्लास में वेव ऑप्टिक्स को कंप्लीट करेंगे. समझ में आ रहा बात? ये रे ऑप्टिक्स इतना बड़ा पोर्शन है. तो जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, यही मेजर पोर्शन है वेव ऑप्टिक्स का. सुनो बात,
तो इसको बढ़िया समझना, यहीं से मेजर पोर्शन यानी कि मोस्टली क्वेश्चन इधर से आता। और 2025 में आपका पहले से ही क्वेश्चन पूछ दिया है, यानी कि हाइगन प्रिंसिपल वाला पोर्शन से ही क्वेश्चन आ चुका है। तो 26 में ऐसा हमको लगता है कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले डिफिनेशन लिखिए, फिर हम समझाते क्या होता है। लिखिए, द फेनोमेनन ऑफ redistribution of light energy due to superposition of two waves from two coherent sources, it's called इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। देखो, डिफिनेशन तो इतना ही है, बट इसी डिफिनेशन में आपको ये बात समझ में आएगा कि सर आप आज कोहेरेंट सोर्स और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो पढ़ाए वो क्यों पढ़ाए, क्या मतलब था उसका, कोहेरेंट सोर्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ाने का क्या रीजन था, वो आपको भी समझ में आएगा बात। क्या डिफिनेशन बोले हैं? हाँ, देखिए, द फेनोमेनन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी, द फेनोमेनन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन लाइट एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी एक बार नहीं बार बार डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ऐसा लाइन से लगता है। द फेनोमेनन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी किसके कारण होगा? ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। अच्छा, मतलब दो वेव के सुपरपोजिशन से। कैसा सुपरपोजिशन? अभी बात किए, या तो सुपरपोजिशन कंस्ट्रक्टिव होगा या फिर सुपरपोजिशन डिस्ट्रक्टिव होगा, यही ना होगा। तो ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस। मतलब सर आप जो ये लाइन लिखे ना, इस लाइन का मतलब ये समझ में आ रहा कि जो कोहेरेंट सोर्स से लाइट निकलेगा, उस कोहेरेंट सोर्स से निकले हुए लाइट का सुपरपोजिशन होगा। जो कोहेरेंट सोर्स से लाइट निकलेगा, उस कोहेरेंट सोर्स से निकले हुए लाइट का सुपरपोजिशन होगा, और सुपरपोजिशन के कारण लाइट का एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा। आ रही बात समझ में? लाइट एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो लाइट एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन किसके कारण होगा? सुपरपोजिशन के कारण। सुपरपोजिशन किसका होगा? जो लाइट कहां से निकलेगा? कोहेरेंट सोर्स से। और यह घटना कहलाएगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। समझिए, दैट मींस इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्लियर करने के लिए हमको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और कोहेरेंट सोर्स का जरूरत है, इसलिए वो टॉपिक बताया गया। कोहेरेंट सोर्स सुपरपोजिशन आए नहीं आए एग्जाम में अलग बात है, लेकिन वो समझना जरूरी है, तो आप इंटरफेरेंस ऑफ लाइट समझेंगे। देखिए, कहने का मतलब क्या है कि जो सिंगल पेरेंट सोर्स से लाइट निकलता है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं। जो लाइट सिंगल पेरेंट सोर्स से निकलेगा, सिंगल पेरेंट सोर्स से लाइट जो निकलेगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा हर जगह में, ठीक है। लेकिन जो जो कोहेरेंट सोर्स से लाइट निकलेगा, जो लाइट कहां से निकलेगा? कोहेरेंट। तो कोहेरेंट सोर्स से जो लाइट निकलेगा उसका सुपरपोजिशन होगा, और लाइट का इंटेंसिटी ईच एंड एवरी प्लेस में इक्वल नहीं होगा। क्या होगा? कोहेरेंट सोर्स से जो लाइट निकलेगा और उसका सुपरपोजिशन होगा। ऐसा हम व्यवस्था कर ले कि एक पेरेंट सोर्स बना दे, उसके बाद दो सिंगल स्लिट बना दे, अभी करेंगे वो, और सिंगल स्लिट से लाइट निकल रहा हो, कोहेरेंट सोर्स हुआ। अब कोहेरेंट सोर्स से जो लाइट निकला वो आपस में सुपर इंपोज करेगा। क्या करेगा? आपस में सुपर इंपोज करेगा, है ना।
जो कोहेरेंट सोर्स से लाइट निकलेगा आपस में वो सुपर इंपोज करेगा, और उसके सुपर इंपोज करने से, जो कोहेरेंट सोर्स से लाइट निकलेगा वो सुपर इंपोज करेगा, और उसके सुपर इंपोज करने से लाइट एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। लाइट एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होगा। किसी प्लेस में कहीं पर लाइट का इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा और कहीं पर लाइट का इंटेंसिटी मिनिमम होगा। मतलब कहीं लाइट बहुत ज्यादा होगा और कहीं लाइट बहुत कम होगा। यानी लाइट एनर्जी का ब्राइटनेस कहीं बढ़ जाएगा, कहीं घट जाएगा। ब्राइटनेस कहीं ज्यादा होगा, कहीं कम होगा। अरे बात समझ में? और कहीं ज्यादा ब्राइट होगा, कहीं कम ब्राइट होगा, कहीं ब्राइट होगा, कहीं डार्क होगा। देखो, इस बात को समझने के लिए यंग्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सपेरिमेंट करते तब ये बात क्लियर होगा। ऐसे हमको बोलने से जितना समझ में आएगा उससे ज्यादा एक हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो समझ में आएगा कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है। ठीक है, तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को स्क्रीन पर, पर्दा पर सबसे पहले यंग्स ने उतारा, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आज इसको हम लोग क्लियर करते हैं। समझ में आ रहा है बात? डिफिनेशन लिखें, अब आगे पढ़ते तो और समझ में आएगा। तो लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखो, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये डिफिनेशन लिखने के बाद तो आपको इंटरफेरेंस का मीनिंग आज समझ में आ जाएगा। हाँ, हम टॉपिक बोले यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डिफिनेशन हो गया है ना? देखिए, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसको बोलते हैं शॉर्ट में YDAC। क्या बोलते हैं इसको? YDAC। और YDAC का एक्सपेरिमेंट पूछा भी जाता है कि यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDAC 1902 में, 1902 में यंग्स ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया 1902 में, और 1902 में यंग्स ने एक्सपेरिमेंट करके इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में एक्सप्लेन किया। अगर ये YDAC एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ होता तो आज हम जो कलर टेलीविजन देखते हैं, रंगीन जो कलर फिल्म बनता है, वो हम नहीं देख पाते। मतलब ब्लैक एंड व्हाइट ही टेलीविजन होता, कलर टेलीविजन नहीं होता। आ रही बात समझ में? सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में ही होता। तो इसी एक्सपेरिमेंट के कारण आगे चल के हम कलर पिक्चर को एक्सप्लेन कर पाए, स्क्रीन पर, पर्दे पर उतार पाए, है ना। और जो मूवी में जो कलर मूवी होता है वो हम देख पाए। अदरवाइज इसके पहले सब ब्लैक एंड व्हाइट की बात होता था। तो देखिए एक्सपेरिमेंट क्या समझते हैं, फिर उसका आंसर लिखेंगे। एक्सपेरिमेंट को समझते हैं बढ़िया से। देखिए, ये एक सिंगल पेरेंट सोर्स है। सबसे पहले बता दें, ये सिंगल पेरेंट सोर्स है, और यहां से लाइट ऐसे क्रेस्ट ट्रफ के फॉर्म में निकल रहा है, ऐसे क्रेस्ट ट्रफ के फॉर्म में निकल रहा है। यहां से कुछ डिस्टेंस पर दो स्लिट रख दिए। यहां से कुछ डिस्टेंस पर दो स्लिट हम रख दिया, ऐसे दो स्लिट रखे। देखो, दो स्लिट, एक स्लिट यहां ऐसे और ये दूसरा स्लिट, दो स्लिट बनेंगे। देखो दो स्लिट बनाए, एक स्लिट S1 और एक स्लिट S2। स्लिट मतलब गैप, अभी आपको बताया ना, स्लिट मतलब गैप। याद रखना, इस पूरे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में दो बात नहीं बदलने वाला। क्या क्या दो बात नहीं बदलने वाला? देखो, ये दो स्लिट्स होता है ना, उसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग छोटा d ही लिखते हैं ऑलवेज। स्लिट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग ऑलवेज छोटा d लिखते हैं। आ रही बात समझ में? स्लिट के बीच के डिस्टेंस को ऑलवेज क्या लिखते हैं? छोटा d। और यहां से हम एक दूर पर स्क्रीन ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं? और स्लिट और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस को ऑलवेज बड़ा डी लिखते हैं। ये दो बात नहीं बदल सकता, ये स्मॉल डी और कैपिटल डी नहीं बदल सकता। तो ये डी नहीं बदलेगा और ये डी नहीं बदलेगा। मतलब एनी हाउ आप कहीं एक्स वाई होता ना, कभी किसी को मान लेते हैं एक्स, किसी को वाई मान लेते हैं, तो मान सकते हैं, अदर मान सकते हैं। इसमें कुछ और भी जो बात आएगा उसका चेंज, हम जहां भी एक्स बोलेंगे वहां वाई मान सकते हैं, ये हो सकता है। लेकिन ये दोनों टर्म नहीं बदलना। कौन सा दोनों टर्म? तो दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस को स्मॉल डी, और स्लिट्स और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस को बड़ा डी।
ये नहीं बदल सकता कोई भी। मतलब कोई बदलने का मतलब ये है कि इसी से ऐसा ही आएगा न्यूमेरिकल्स में, या ये लिखना क्या, दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस को छोटा डी और स्लिट्स और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस को बड़ा डी, ये नहीं चेंज होगा। समझ में आ रहा बात? ये एकदम फिक्स रहा। अब देखो क्या होगा, ये स्क्रीन है, एक जिंक सल्फेट का पर्दा रख देते हैं। ये जिंक सल्फेट का पर्दा इसलिए रखते हैं कि उस पर जो इमेज बनेगा वो बड़ा अच्छा दिखेगा, क्लियर विजिबल होगा। अब देखो होगा क्या, ये पूरा पैक है, पूरा पैक्ड है, ये पूरा पैक्ड है, पैक्ड एक्सपेरिमेंट है, मतलब यहां तक तो पूरा पैक्ड है। यहां से जो लाइट निकलेगा S1 S2 से, आपको पता है कि S1 S2 से जो लाइट निकलता है वो कैसा काम करता है, कोहेरेंट सोर्स के जैसा। कैसा काम करेगा? और जो कोहेरेंट सोर्स से लाइट निकलेगा उसका फ्रीक्वेंसी सेम होगा, वेवलेंथ सेम होगा, फेज सेम होगा, फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा। अब ये जो कोहेरेंट सोर्स से लाइट निकलेगा, इस लाइट का सुपरपोजिशन होगा। अब सुपरपोजिशन दो तरह से होगा, या तो कंस्ट्रक्टिव या फिर, सुनो, अगर ऐसा हुआ कि क्रेस्ट पर क्रेस्ट गया, क्रेस्ट पर क्रेस्ट गया, या ट्रफ पे ट्रफ गया, दोनों ट्रफ या दोनों क्रेस्ट, दोनों ट्रफ या दोनों क्रेस्ट, क्रेस्ट के साथ ट्रफ नहीं, क्रेस्ट 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 क्रेस्ट, या ट्रफ ट्रफ, ऐसा, तो फिर स्क्रीन पर ब्राइटनेस हुआ, बहुत ज्यादा लाइट हो गया। अगर ये ग्रीन कलर था तो पूरा ग्रीन हो गया यहां पे, अगर ये येलो कलर था तो पूरा येलो हो गया, वहां पे ब्राइटनेस बढ़ गया, लाइट का इंटेंसिटी बढ़ गया। इसको बोलेंगे ब्राइट बैंड। क्या बोलेंगे? या एक वर्ड आता ब्राइट फ्रिंगेज, देखिएगा फ्रिंगेज करके बहुत क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन आपको दिखेगा, फ्रिंगेज, FRINGES, फ्रिंगेज। तो ब्राइट बैंड यानी क्या, ब्राइटनेस हो जाएगा, लाइट का इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। यहां पे ब्राइटनेस होगा, मतलब ये कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। वैसे बगल में दिखाएंगे कंस्ट्रक्टिव, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन का मतलब है कि यहां पर ब्राइटनेस बढ़ गया, लाइट का इंटेंसिटी बढ़ गया। अरे बात समझ में? तो लाइट का इंटेंसिटी बढ़ गया यानी ब्राइट बैंड हो गया यहां पे, और ब्राइट बैंड हो गया, इसको ब्राइटनेस हो गया, बहुत ज्यादा ब्राइट हो गया यहां पे। अरे बात समझ में? तो ब्राइट कब हुआ? देखो, अगर हम बोलते हैं कि क्रेस्ट जो है, अगर क्रेस्ट के ऊपर गया, या ट्रफ जो है वो ट्रफ के ऊपर गया, क्रेस्ट क्रेस्ट पर गया या ट्रफ ट्रफ पे गया, तो क्या हुआ कि ये बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, यानी कि उस केस में कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हुआ, सुपरपोजिशन कंस्ट्रक्टिव हुआ, है ना। और क्या बोलते हैं? ब्राइट ब्राइट बैंड्स, ब्राइट बैंड्स और ब्राइट फ्रिंगेज, ब्राइट बैंड्स और ब्राइट फ्रिंगेज आर ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, यानी कि स्क्रीन पर या तो ब्राइट बैंड बना या ब्राइट फ्रिंगेज बना। आ रही बात समझ? इस तरह से, और यहां लाइट का इंटेंसिटी पूरा मैक्सिमम हो गया, और इस तरह से जो इंटरफेरेंस हुआ, उस इंटरफेरेंस को क्या बोलेंगे हम लोग? तो इंटरफेरेंस इज कंस्ट्रक्टिव। जो इंटरफेरेंस हुआ उसको क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्टिव बोलेंगे। बात नहीं करो, समझो इधर क्या बता रहे हैं। तो इंटरफेरेंस को कंस्ट्रक्टिव बोलेंगे। अरे बात समझ में? फिर क्या होगा इसके बाद? अब देखो, उसके बाद ना क्रेस्ट पर ट्रफ जाएगा या ट्रफ पर क्रेस्ट जाएगा, उल्टा क्रेस्ट पर ट्रफ जाएगा, तो क्या होगा ना, लाइट का इंटेंसिटी घट जाएगा, वहां पे डार्क होगा, अंधेरा बन जाएगा, अंधेरा क्षेत्र होगा, डार्कनेस होगा, लाइट का इंटेंसिटी बिल्कुल घट जाएगा। वहां हम बोलते हैं D1, यानी वहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। ऐसे ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मिनिमम, लाइट का इंटेंसिटी क्या हो गया? मिनिमम। वहां पे डार्क बैंड बना, डार्कनेस हो गया। अरे बात समझ में? डार्कनेस हो गया वहां पे। तो डार्कनेस कब होगा? देखो, ये तो हम इसके बारे में बात करें। फिर अगर ऐसा बोलते हैं कि अगर क्रेस्ट जाएगा ट्रफ के ऊपर में, या ट्रफ जाएगा क्रेस्ट के ऊपर में, आ रही बात समझ में? तो हम बोलेंगे ना कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटर, देखो, तो क्रेस्ट ट्रफ के ऊपर जाएगा या ट्रफ क्रेस्ट के ऊपर जाएगा तो होगा डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, वो हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। आ रही बात समझ में? इसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। यहां क्या होगा? डार्क बैंड, डार्क बैंड्स आर
ऑब्टेन्ड, डार्क बैंड्स आर ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर डार्क बैंड बनेगा। और इंटरफेरेंस को क्या नाम दे देंगे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोल देंगे उसको? तो देखो, इंटरफेरेंस इज डिस्ट्रक्टिव, इंटरफेरेंस इज क्या होगा? इंटरफेरेंस इज डिस्ट्रक्टिव। और यहां पर जो इंटरफेरेंस होगा उसको क्या बोल दिया जाएगा? डिस्ट्रक्टिव। अरे बात समझ में? इस तरह से देखो क्या होगा, अल्टरनेट ब्राइट डार्क, एक ब्राइट बना एक डार्क, फिर एक ब्राइट एक डार्क, फिर एक ब्राइट एक डार्क, नंबर ऑफ ब्राइटनेस एंड डार्कनेस आर ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। देखो फिर से वही कहानी, यहां बोल देंगे दो क्रेस्ट या ट्रफ, ट्रफ के ऊपर गया, फिर ब्राइटनेस B2, इस तरीके से ये हो गया ऐसा। फिर बोल दिया ये क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ, फिर ये क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ, ट्रफ के ऊपर क्रेस्ट, डार्कनेस D2, फिर इस तरीके से बात आएगा। देखो ऐसा ये, तो अल्टरनेट ब्राइट डार्क बैंड्स आर ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। तो कहीं लाइट का इंटेंसिटी मैक्सिमम है, कहीं लाइट का इंटेंसिटी मिनिमम है। दिस इज द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इसी घटना को इंटरफेरेंस कहते हैं। इंटरफेरेंस का मतलब ये नहीं कि हर जगह लाइट का इंटेंसिटी बराबर हो, बिल्कुल नहीं। इंटरफेरेंस का मतलब है कि लाइट का इंटेंसिटी कहीं ज्यादा होगा, कहीं कम होगा, कहीं ब्राइटनेस होगा, कहीं डार्कनेस होगा। और ये इसके में एक्सपेरिमेंट के बारे में और भी बात कर रहे हैं, लेकिन पहले आपको इंटरफेरेंस समझा रहे हैं, ठीक है। फिर क्या होगा देखो, अगर ऐसा कोई इमेजिन करो कि ऐसा यहां भी एगो गैप होता, हम गैप बना दे यहां भी, और यहां से एकदम स्ट्रेट लाइन में लाइट जाएगा, स्ट्रेट लाइन सीधे जाएगा, तो एकदम यहां से अगर स्ट्रेट लाइन का बात करेंगे तो सेंटर पॉइंट होगा जहां पे ओनली क्रेस्ट कटेगा, और इसको कहते सेंट्रल मैक्सिमा, इसको कहते सेंट्रल मैक्सिमा। देखिए आज नया नया वर्ड आ रहा है, अब यही सब वर्ड वेव ऑप्टिक्स का लास्ट तक रहेगा। आज जो शब्द जो टर्म आ रहा है यही पूरा वेव ऑप्टिक्स का आखिरी तक रहने वाला है। अब यही सब चीजों से परिचय वेव ऑप्टिक्स में होने वाला, आपका जो भी डेरिवेशन आने वाला, 2 लॉन्ग क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स में है, वो जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, बाकी शॉर्ट है, वो सब इससे ही रिलेटेड बात आएगा, आज के क्लास से ही रिलेटेड बात आने वाला। हरी बात समझ में? तो क्या बोल रहे हैं देखो, ये सेंट्रल मैक्सिमा जहां लाइट का इंटेंसिटी सबसे मैक्सिमम होगा, और सेंट्रल मैक्सिमा का एक और क्या मतलब है, यहीं से सारा डिस्टेंस मापेंगे, यहीं से क्या करेंगे, सारा डिस्टेंस मापेंगे। सेंट्रल मैक्सिमा से ही डिस्टेंस मापेंगे कि ब्राइटनेस कहां बना, डार्कनेस कहां बना। तो क्या बोल रहे हैं देखो, alternate bright and dark bands are obtained on the screen, this is called the interference pattern। क्या बोलते हैं इसको? ये कॉन्सेप्ट कहां से आया यंग्स के दिमाग में? तो देखो यंग्स के दिमाग में कॉन्सेप्ट कहां से आया, होता क्या था कि साइबेरिया का जो पक्षी लोग है, साइबेरिया में बहुत बर्फ गिरता है, तो वहां का जो बर्ड्स है उसका पंख बड़ा सफेद सफेद होता है। वो लोग ठंडा से बचने के लिए वैसा जगह चला जाता था कि जहां ठंडा कम हो, गर्मी हो, वैसा प्लेस में चला गया। तो वैसा चट्टानों में जाके वहां छुप जाता था। अब चट्टानों में जाने के बाद जो चट्टान का जो कॉर्नर होता है, वहां पर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का घटना होता है प्राकृतिक रूप से। सन का लाइट पड़ता है तो जो चट्टानों का कॉर्नर होता है, उस कॉर्नर से टकरा करके लाइट का सुपरपोजिशन होता है, और उस जंगली इलाके में इंटरफेरेंस अपने आप हो जाता है। तो वहां पे चट्टान का जो गुफा जैसा जो जगह है, वहां वो लोग साइबेरियन पक्षी वहां जाके रुकते थे, और वहां इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का घटना होता था सनलाइट निकलने के बाद। तो वो लोग का जो पंख है ना, वो कलर दूसरा कलर का हो जाता था। फिर जब ठंडा कम होने के बाद अपना देश लौटता था, तो आया था व्हाइट पंख लेके, और जब अपना देश जा रहा तो उसके बाद सबका पंख कलरफुल हो गया। आ रही बात समझ में? तो फिर ये ऑब्जर्व किया गया भाई इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का घटना कैसे हुआ। इसी बात को उसने एक स्क्रीन पर, पर्दे पर किया, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का। इसके बाद ही प्रचलन हो गया कि अब कलर कैसे करना। और सबसे पहले यंग्स ने यहां पे सनलाइट लिया था, सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश। सनलाइट लेने के बाद ना देखा कि जो डार्क बैंड और ब्राइट बैंड बन रहा है स्क्रीन के ऊपर में, वो ब्राइटनेस डार्कनेस उतना बढ़िया नहीं बन रहा था, कलर्ड एंड बलर्ड बन रहा था, धब्बा धब्बा बन रहा था। फिर उसने मोनोक्रोमेटिक लाइट लिया, मोनो माने सिंगल लाइट लिया, जो 7 कलर है ना विबग्योर का, वैसे रेड लिया तो रेड लाइट, ग्रीन तो ग्रीन लाइट, येलो तो येलो लाइट, इस तरह से मोनोक्रोमेटिक लाइट लिया। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, व्हाट हैपेंड व्हेन सनलाइट इज यूज्ड, या पॉलीक्रोमेटिक लाइट, पॉली माने बहुत सारा, मिला हुआ पूरा लाइट। तो जो पॉलीक्रोमेटिक लाइट या सनलाइट लेंगे
तो फिर जो बैंड बनेगा वो ब्राइटनेस और डार्कनेस वो ज्यादा कलर्ड और बॉलर्ड बनेगा, धब्बा धब्बा बनेगा, स्पॉटेड बनेगा, वो अच्छा नहीं बनेगा। जब दो स्लिट को हटा देंगे तब भी ये बैंड नहीं बनेगा। यानी कि टू कोहेरेंट सोर्सेस मस्ट बी रिक्वायर्ड, टू कोहेरेंट सोर्सेस मस्ट बी रिक्वायर्ड टू फॉर्म इंटरफेरेंस पैटर्न। इंटरफेरेंस पैटर्न को बनाने के लिए दो कोहेरेंट सोर्स का जरूरत है। आ रही बात समझ में? इंटरफेरेंस को बनाने के लिए दो कोहेरेंट सोर्स का जरूरत है, एक सिंगल सोर्स से इंटरफेरेंस ऑफ लाइट नहीं हो सकता है, इसलिए डबल स्लिट बोले, दो स्लिट है, दोनों स्लिट का जरूरत है। ठीक है, तो अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड आर ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय यंग्स इन 1902। 1902 में ये एक्सपेरिमेंट यंग्स ने किया था, जो YDSC के नाम से फेमस है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से फेमस है। आ रही बात समझ में? और इसी एक्सपेरिमेंट पर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का मेन कहानी टिका हुआ है। क्या क्या पढ़ना है? देखो, ये पढ़ना है कि भाई लाइट जाएगा तो लाइट का इंटेंसिटी क्या होगा, उसका फॉर्मूला निकालो, तो बहुत सारा फॉर्मूला इससे डिराइव होगा, और अब जो यहां से फॉर्मूला आएगा वहां से न्यूमेरिकल्स बनेगा वेव ऑप्टिक्स में। और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का पूरा सिनेरियो आपको करना है, और उसके बाद इंटरफेरेंस से रिलेटेड एक टॉपिक होगा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो इस वेव ऑप्टिक्स को आपको लास्ट करेगा। अरे बात समझ में? ये सब बात है। तो कम से कम अभी इसको बढ़िया से नोट करिए, इस डायग्राम को बना के बढ़िया से ढंग से लिखिए इसको पहले।